हेलो दोस्तों, मैं जेपी आनंद मैथ परिवार में आप लोग को स्वागत है। आज हम लोग उत्सर्जन तंत्र के बारे में जानेंगे। अगर आप लोग रेलवे का टेक्नीशियन या एनटीपीसी के लिए तैयारी करते हैं तो आपको यह वीडियो जो है बहुत हेल्पफुल होगा। इसमें से 2-3 क्वेश्चन जो है हर हाल में ही आता है। यह जो है हम लोग टेक्नीशियन एनटीपीसी के लिए जो है देखेंगे। और यह जो उत्सर्जन तंत्र जो है एनसीईआरटी से ही लिया गया है, जो महेश वर्णवाल का है। तो चलते हैं हम वीडियो की ओर। देखिए, क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है। तो मानव शरीर में यूरिया का निर्माण जो होता है यकृत में होता है। तो याद रखना है, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण जो होता है कहाँ होता है, तो यकृत में होता है। उसके बाद दिया गया है प्रश्न, एल्कोहल के निराविशन के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी होता है। तो एल्कोहल के जब आप मान लेते हैं, जब एल्कोहल से पीकर जो है कोई आदमी मर गया तो उसको जो है, चाहे उसको कौन सा खराब कर सकता है शरीर का अंग एल्कोहल से, तो याद रखना है यकृत जो है उसको खराब, यकृत जो है खराब हो सकता है एल्कोहल से। उसके बाद दिया गया है प्रश्न, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को रक्त अपोहन कहते हैं, या इंग्लिश में डायलिसिस कहा जाता है। हमेशा जो है याद रखिएगा, इंग्लिश से दिया जाता है डायलिसिस। उसके बाद अगला प्रश्न है, मानव शरीर में उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा है। तो मानव शरीर में सर्वाधिक जो है उत्सर्जित विषाक्त पदार्थ जो है याद रखना है अमोनिया है। कौन सा है, अमोनिया है। उसके बाद दिया गया है, मूत्र की मात्रा नियंत्रण होता है। तो मूत्र की मात्रा जो है याद रखना है कौन सा हार्मोन के द्वारा नियंत्रण होता है, तो एडीएच हार्मोन के द्वारा नियंत्रण होता है। एडीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। तो याद रखना है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन एवं एल्डोस्टेरोन द्वारा होता है। तो याद हो गया होगा, मूत्र का मात्रा जो है नियंत्रण होता है एडीएच एवं एल्डोस्टेरोन द्वारा। उसके बाद दिया गया है, एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी होती है। तो याद रखना है लगभग जो है 1.5 लीटर होती है। तो एक वयस्क मनुष्य द्वारा जो है एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी होती है, तो 1.5 लीटर होता है। उसके बाद दिया गया है, कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है। तो डाईयूरेटिक, याद रखना है कौन सी औषधि जो होता है मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करता है, तो डाईयूरेटिक करता है। उसके बाद दिया गया है प्रश्न, विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो विल्स रोग में जो होता है किडनी जो होता है प्रभावित होता है। याद रखिएगा, विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो किडनी होता है प्रभावित। उसके बाद दिया गया है, हेमिकॉर्डेटा संघ के जीवों में किस अंग के द्वारा उत्सर्जित होता है। तो याद रखिएगा उसमें विशेष प्रकार के जो होता है कोशिका गुच्छ होता है। तो हेमिकॉर्डेटा संघ में जो होता है उसका उत्सर्जन अंग क्या होता है, तो कोशिका गुच्छ होता है। यह वीडियो जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग जो है पूरे देखिएगा। रेलवे के लिए जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, रेलवे के ही व्यू से जो है हम ये वीडियो को बनाए हैं, आप लोग देखिएगा। उसके बाद दिया गया है, विभिन्न जंतुओं में यूरिया उत्सर्जी अंग। देखिए, जैसे इधर जंतु का नाम दिया गया है, इधर जो है उसका मुख्य उत्सर्जी अंग है। तो देखिए एक में दिया गया है मनुष्य, तो मनुष्य का उत्सर्जी अंग क्या है, तो वृक्क है। याद रखिएगा
मनुष्य का उत्सर्जी अंग क्या है, वृक्क, या इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसको किडनी कहा जाता है। उसके बाद अमीबा, अमीबा का उत्सर्जी अंग क्या है, तो त्वचा है, याद रखना है, या रितिका। तो अमीबा का उत्सर्जी अंग क्या है, तो त्वचा है। केचुआ, केचुआ का उत्सर्जी अंग क्या है, तो उत्सर्जिकाएं। केचुआ का जो है याद रखना है, जोक एवं केचुआ का जो होता है एनिलिडा जो होता है उत्सर्जी अंग होता है। तो केचुआ का जो है उत्सर्जी अंग जो होता है क्या होता है, तो उत्सर्जिकाएं होता है। उसके बाद दिया गया है झींगा मछली का, तो हरित ग्रंथिया जो होता है उसमें होता है उत्सर्जी अंग। तो झींगा मछली के क्या होता है, हरित ग्रंथिया होती है। उसके बाद नीचे दिया गया है फीता कृमि, फीता कृमि का क्या होता है उत्सर्जी अंग, तो फीता कृमि का जो होता है याद रखना है फ्लेम कोशिकाएं होती है। तो फीता कृमि का उत्सर्जी अंग क्या होता है, फ्लेम कोशिका होती है। उसके बाद दिया गया है ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा का जो होता है क्या होता है उत्सर्जी अंग, तो मैलपिग्मी नलिकाएं होती है। तो याद रखना है ऑर्थोपोडा के संग में जो होता है, जैसे ऑर्थोपोडा के संग में कौन कौन आता है, तो जोक नहीं आता है, याद रखना है उसमें आता है बिच्छू, मक्खी उक्खी जो होता है इसमें ऑर्थोपोडा के संग में ही आता है। कजन खुरबा, गनगवार, ये सब जो होता है, भौरा उरा जो होता है, ये सब जो है कीट पतंग के टाइप के, वो सब जो होता है ऑर्थोपोडा का संग है। तो याद रखना है स्लेंटरेटा जो होता है उसका जो उत्सर्जी अंग क्या होता है, तो त्वचा होता है या मुख होता है। तो स्लेंटरेटा का उत्सर्जी अंग त्वचा या मुख्य होता है। उसके बाद नीचे दिया गया है वृक्क में पथरी यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्जेलेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनता है। तो याद रखना है वृक्क में पथरी माने किडनी स्टोन या यूरिक अम्ल जो होता है ये जो होता है किसके द्वारा बनता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट ये तथा कैल्शियम फॉस्फेट के द्वारा बनता है। तो याद रखना है। उसके बाद दिया गया है नीचे गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है, तो गुर्दे की कार्यात्मक इकाई जो होता है क्या है, तो नेफ्रॉन है, याद रखना है। तो गुर्दे की मतलब किडनी की कार्यात्मक इकाई जो होता है क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। उसके बाद दिया गया है नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो देखिए नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। नाखूनों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद दिया गया है वृक्कों के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे हम क्या कहते हैं, तो यूरीमिया कहते हैं। याद रखना है वृक्क जब नहीं काम करता है तो उसमें यूरिया का मात्रा बढ़ जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, यूरीमिया कहते हैं। उसके बाद नीचे दिया गया है डाईयूरेसिस, डाईयूरेसिस की स्थिति में ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ जाता है। तो याद रखना है ग्लूकोज का उत्सर्जन कब बढ़ जाता है, तो डाईयूरेसिस स्थिति में जो होता है ग्लूकोज की मात्रा जो होता है बढ़ जाता है। उसके बाद दिया गया है देखिए उसके बाद दिया गया है प्रश्न मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है। तो याद रखना है मनुष्य में जो होता है यूरोयोटेलिक उत्सर्जन होता है। तो याद रखना है मनुष्य में किस प्रकार का उत्सर्जन होता है, तो यूरोयोटेलिक उत्सर्जन होता है। उसके बाद दिया गया है यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है। तो यूरोक्रोम का निर्माण जो होता है लाल रुधिर कणिका के हीमोग्लोबिन के टूटने से होता है। तो यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है, तो लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से होता है, याद रखना है। उसके बाद दिया गया है नीचे वृक्क से प्रति मिनट औसतन रक्त प्रवाह
कितना होता है। तो याद रखना है 1 से 1.200 ग्राम तकला जो होता है उसमें औसतन रक्त प्रवाह होते रहता है वृक्क से। उसके बाद नीचे दिया गया है वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलिक भाग से मुख्यतः किसका पुनरावशोषण होता है। तो याद रखना है सोडियम क्लोराइड मतलब नमक का जो होता है वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से जो होता है सोडियम क्लोराइड का उत्सर्जन होता है। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं प्रश्न की ओर। वृक्क के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को हम क्या कहते हैं। तब वृक्क के चारों ओर जो झिल्ली नुमा जो आवरण पाया जाता है ना उसे हम क्या कहते हैं, तब पेरिटोनियम कहते हैं। याद रखिएगा वृक्क के चारों ओर जो झिल्ली नुमा रचना होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो पेरिटोनियम कहते हैं। उसके बाद दिया गया है वह बीमारी जिसे मूत्र के साथ रक्त आता है तो उस बीमारी को हम क्या कहते हैं। तो याद रखना है हीमोट्यूरिया कहते हैं, हीमोटूरिया कहते हैं। याद रखिएगा वह बीमारी जो मूत्र के साथ रक्त आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, हीमोटूरिया कहते हैं। उसके बाद दिया गया है नीचे शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है। तो याद रखना है शरीर में जो होता है संपूर्ण रक्त जो होता है वृक्क के माध्यम से जो होता है शुद्ध होता है। उसके बाद दिया गया है प्रश्न केचुआ मुख्य रूप से ओमोनोटेलिक जंतु है। याद रखिएगा जो केचुआ जो होता है अमोनिया का उत्सर्जक करता है तो इसलिए इसको जो है कौन सा जंतु कहा गया है, तो अमोनोटेलिक जंतु कहा गया है, अमोनोटेलिक जंतु कहा गया है इसको। किंतु पर्याप्त जल न प्राप्त होने पर यह यूरोटेलिक मतलब कहा जाता है। देखिए अगर जल पर्याप्त न होता है तो उसको हम कहते हैं यूरियोटेलिक। अगर जो अमोनिया का उत्सर्जन करता है तब उसको कहा जाता है अमोनोटेलिक। तो अमोनोटेलिक और यूरियोटेलिक याद रखिएगा उत्सर्जन होते रहता है। उसके बाद दिया गया है कशेरुकी जंतु में उत्सर्जी अंग है। तो कशेरुकी जंतु में जो होता है उत्सर्जी अंग क्या है, तो याद रखना है वृक्क। तो वृक्क जो होता है ध्यान रखिएगा कशेरुकी जंतु में जो होता है वृक्क होता है उसका उत्सर्जी अंग औरों है, लेकिन पहले सबसे पहले वृक्क के समझिए। तो वृक्क जो होता है क्या करता है उसमें, तो रुधिर से मूत्र के रूप में अत्यधिक जल व नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया आदि का उत्सर्जन करता है। याद रखना है वृक्क क्या करता है, तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया आदि का उत्सर्जन करने का काम करता है। उसके बाद दिया गया है फेफड़ा। तो फेफड़ा क्या करता है इसे समझिए। फेफड़ा जो होता है इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, लंग्स कहते हैं। तो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। तो याद रखिएगा अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तित करता है, तो फेफड़ा परिवर्तित करता है। उसके बाद दिया गया है यकृत। यकृत मतलब लीवर जो होता है नाइट्रोजन पदार्थों का निष्कर्षण करता है। याद रखिएगा नाइट्रोजन पदार्थ का जो है निष्कर्षण करने का काम करता है यकृत करता है। फेफड़ा जो अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम करता है। उसके बाद 4 में दिया गया है आंत। आंत जो होता है कैल्शियम व धातु के लवण की आवश्यकता से अधिक उत्सर्जन करना। देखिए कैल्शियम व अन्य धातु जो होता है उसके लवण को आवश्यकताओं से अधिक उत्सर्जन करने का काम कौन करता है, तो आंत करता है। उसके बाद दिया गया है जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित होता है। तो जलीय प्राणी में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित क्या होता है, तो अमोनिया होता है उस उत्पादित। याद रखिएगा आप लोग नोट करते भी चलिएगा, कहला कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दिया गया है गठिया रोग का क्या कारण है। तो देखिए गठिया रोग का क्या कारण है इसे समझते हैं। तो रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड, देखिए रक्त में प्रवाहित होते रहता है यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट
के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित होना। देखिए रक्त में प्रवाहित जो होता है यूरो एसिड होता है और उसमें सोडियम यूरेट क्रिस्टल रूप से जोड़े के में एकत्रित हो जाता है। जोड़ में जब एकत्रित हो जाता है ना सोडियम यूरेट, तब जो है गठिया रोग हो जाता है। उसके बाद आज का लास्ट प्रश्न है, अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है। तो अमाशय के दीवार जो होता है उसका पेशीय संकुचन को हम क्या कहते हैं, तो पेरिस्टालिस कहते हैं। पेरिस्टालिस कहते हैं, याद रखिएगा। अमाशय के दीवार का पेशीय संकुचन को हम क्या कहते हैं, तो पेरिस्टालिस कहते हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर नए होंगे तो आप लोग जो है उसको जो है सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।